ये बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसमिशंस. So let V and W be two vector spaces of the same field F. Then L V W be the set of all the linear transmissions from V to W. मतलब L V W में हमने लेने हैं सारे जितनी भी linear transmissions हैं from V to W. And हम prove करेंगे that L V W is also a vector space over the same field F. मतलब कि जितनी भी लीनियर ट्रांसमिशंस फ्रॉम वी टू डब्ल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं, अगर उनका एक सेट बनाया जाए और उसको ये नाम दिया जाए तो वो भी एक वेक्टर स्पेस बनेगी ओवर द सेम फील्ड एफ. तो अगली थ्योरम में आपको यही प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस बनेगी और इसकी आपको पूरी जो 10 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रूव करके दिखानी है. और क्या कहते हैं आपको ये लेनी है उसमें उसकी कॉम्पोजिशंस ये लेने हैं. तो ये आप खुद एक बार ट्राई कर लो. अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है. अदरवाइज़ वो सिंपल वही प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह, जो अंडर एडिशन वाली जो 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप प्रूफ करने के लिए, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी वही हैं और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो आप एक बार ट्राई कर लेना, रीड कर लेना, ठीक है. इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम 13 है. इसका प्रूफ भी मैं बाद में करवाऊंगी, सिर्फ स्टेटमेंट बता देती हूँ आपको मैं. ये तो खुद ही करनी है आपने, इसका मैं प्रूफ बाद में नहीं कराऊंगी, ये आप खुद ही पढ़ लो. ये वाली का प्रूफ मैं करवाऊंगी, बट फिलहाल सिर्फ स्टेटमेंट समझा देती हूँ मैं कि प्रूफ करो कि वी डब्ल्यू अगर दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं और दोनों को सेम फील्ड के ऊपर ही लिया हुआ है, देन द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द लीनियर ट्रांसमिशंस फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, अगर वी टू डब्ल्यू की जितनी भी लीनियर ट्रांसमिशंस बन सकती हैं उनकी वेक्टर स्पेस ली जाए. उनकी वेक्टर स्पेस को आप एल वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो, भी आपने पढ़ा है ना. एल वी डब्ल्यू में क्या लेनी होती है, द ट्रांसमिशंस टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, ठीक है ना. तो वो भी फाइनाइट डायमेंशनल आएगी, आपको ये शो करना है. मतलब इसकी डायमेंशन भी फाइनाइट होगी, ये शो करना है. और इनफैक्ट कितनी होगी, डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू. मतलब अगर इसकी डायमेंशन एन ले रहे हो, इसकी डायमेंशन m ले रहे हो, तो एल वी डब्ल्यू की डायमेंशन आएगी n इंटू एम, एन एम, ठीक है ना. तो इसका प्रूफ मैं आपको फ़िलहाल बाद में करवाऊंगी, आप सिर्फ इसके रिजल्ट को याद कर लो, ठीक है. अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इसकी क्रॉलरी है कि बेटा अगर एल वी डब्ल्यू की जगह एल वी वी हो तो ऑब्वियसली एल वी वी की डायमेंशन क्या बन जाएगी, डायमेंशन v इंटू डायमेंशन v, और डायमेंशन v स्क्वायर बन गया ना वो, क्योंकि यहाँ पर वी डब्ल्यू दोनों सेम है. इसके बाद डेफिनेशन नंबर 9 में आपको प्रूव करना है, आपको डेफिनेशन दी हुई है प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसमिशंस की. तो लेट यू वी डब्ल्यू 3 वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड एफ, एंड टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू एंड एस फ्रॉम यू टू वी. 2 लीनियर ट्रांसमिशंस दी हुई हैं आपको. टी दी हुई है फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, एस दी हुई है फ्रॉम यू टू वी. तो आपको शो करना है, शो नहीं करना, देन आपको कॉम्पोजिशन दी हुई है दोनों की टी एस, इसका टी ऑफ एस भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम यू टू डब्ल्यू. ये हमेशा बेटा पीछे से देखते हैं. एस जो है वो फ्रॉम यू टू वी है ना, एस है फ्रॉम यू टू वी. फिर उसके बाद में जो टी है जो बाद में लगी हुई है वो है फ्रॉम वी टू डब्ल्यू. तो बेटा जो एस का जो रेंज होगा ना, जो एस का रेंज होगा वो टी की डोमेन का सबसेट होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है ना. ये तभी डिफाइंड होगा टी एस. टी एस कब डिफाइंड होगा, जब रेंज ऑफ एस कंटेन होना चाहिए इन द डोमेन ऑफ टी. यहाँ पर दोनों सेम ही है तो कंटेंट तो है ही है, हैंस टी एस इज़ डिफाइंड. अदरवाइज टी एस हमेशा डिफाइंड हो जरूरी नहीं है. रेंज ऑफ एस शुड बी कंटेन इन डोमेन ऑफ टी. तो ये यहाँ पर है, इट मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा मैप. ये मैप बनेगा फ्रॉम स्टार्ट कहाँ से होगा, जहाँ से एस स्टार्ट हो रहा है. एस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यू से. तो यू से स्टार्ट होगा, अब यू से वी पर गया, फिर वी से कहाँ पर गया, डब्ल्यू. मतलब एंड कहाँ पर हो रहा है, डब्ल्यू पे, ठीक है. इसको डिफाइन कैसे करेंगे, टी ऑफ एस यू इज इक्वल टू टी एस यू या टी ऑफ एस यू. ये लिखा भी हुआ है सच नीचे, इन्होंने मुझे दिखा नहीं था, ये आप अंडरलाइन कर लो कि रेंज ऑफ एस शुड बी कंटेन इन डोमेन ऑफ, ठीक है, नॉट अदरवाइज. एंड टी एस इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू एस टी. कभी इक्वल हो भी सकते हैं बट जरूरी नहीं कि इक्वल हो. उसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि टी एस इज़ नॉट इक्वल टू एस टी के लिए ये वाला. उन्होंने वी वेक्टर स्पेस ली हुई है पॉलिनोमियल्स की ओवर रियल्स, और 2 ऑपरेटर डिफाइन करे हैं डी एंड टी. डी ऑपरेटर उन्होंने लिए जो डेरिवेटिव वाला ऑपरेटर होता है दैट इज़ डी ऑफ एफ टी अपॉन डी टी, एंड टी ऑपरेटर लिए इंटीग्रेशन वाला, 0 टू टी इंटीग्रेशन करी हुई है. आपको शो करना है डी इंटू टी करोगे तो आइडेंटिटी ऑपरेटर बनेगा, और टी इंटू डी करेंगे तो आइडेंटिटी नहीं बनेगा. दैट इज़ ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे.
तो वी में सबसे पहले पॉलिनोमियल्स ले ली, जनरल में एफ टी ले ली। एफ टी किस तरह का होता है आपको बताइए, A0 A1 T A2 T स्क्वायर A3 T क्यूब एंड सो ऑन। वेयर ये जो ए आईज हैं ये रियल्स में से हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स ओवर रियल्स लेने ना आपको। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं डी इंटू टी, और डी इंटू टी बनेगा आई के इक्वल, मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल। डी टी एफ टी लगा दिए इस पर, पहले टी ऑपरेट करवाएंगे, टी ऑपरेट करवाया तो इंटीग्रेशन होगी 0 टू टी एफ टी डी टी। ठीक है, एफ टी की वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेशन कर दी फ्रॉम 0 टू टी, लिमिट्स पुट कर दो, टी पुट करने में तो यही रहेगा, 0 पुट करने में 0 बन जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव A0, इसका डेरिवेटिव वापस ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एफ टी ओनली, एंड एफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ एफ टी। आई ऑफ एफ टी मतलब आइडेंटिटी ऑन एफ टी, आइडेंटिटी ऑपरेटर जब लगाओगे तो आंसर एफ टी आएगा ना। तो मतलब आपने शुरू किया था डी टी एफ टी से, और आपके पास आ गया आई ऑफ एफ टी। इट मीन्स डी टी इज इक्वल टू आई फॉर ऑल एफ टी बिलोंग्स टू बी, मतलब कुछ भी पुट कर दो अंदर, हमेशा डी टी ऑपरेटर आई ऑपरेटर के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब आप टी डी भी इसी तरह से निकालिए। टी डी जो है वो एफ टी के इक्वल नहीं आ रहा, हैंस टी डी एफ टी इज़ नॉट इक्वल टू आई एफ टी। सो यू कैन से टी डी इज़ नॉट इक्वल्स टू आई, सो डी टी इज़ नॉट इक्वल्स टू टी डी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एग्जाम्पल दें कि क्या ये हमेशा इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आपको कि हमेशा इक्वल नहीं होते, और इसका एग्जाम्पल ये है। 14th थ्योरम में यू वी डब्ल्यू 3 वेक्टर स्पेसेस लेनी है आपको ओवर द सेम फील्ड एफ, एंड T1 लेना है फ्रॉम V टू W, T2 लेना है फ्रॉम U टू V। ट्रांसमिशंस लेनी है आपको प्रूव करना है जो T1 इंटू T2 है, ऑब्वियसली U टू W बनेगा, वो भी लीनियर ट्रांसमिशन बनेगी। तो T1 इंटू T2 को लीनियर ट्रांसमिशन शो करने के लिए सबसे पहले इसको ऑपरेट कैसे करवाते हैं, T1 T2 सबसे पहले T2 में U पुट करते हैं, फिर बाद में T1 लगता है। ठीक है, हम शो करेंगे ये चीज़ है, T1 T2 अल्फ़ा U1 प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस। यही तो लीनियर ट्रांसमिशन शो करने के लिए प्रॉपर्टी होती है ना। तो आप भी बस पढ़ लो अलग, ये पहले T2 लगाया, अलग अलग कर दिया, बिकॉज T2 इज़ अ लीनियर ट्रांसमिशन, तो T2 तो अलग हो ही जाएगा ना। फिर T2 जब अलग अलग हो गया तो T1 दोनों पे लग गया। तो सिंपल सा है कि T1 T2 भी एक लीनियर ट्रांसमिशन ही बनेगी। ठीक है, 15th थ्योरम स्टेटमेंट बता देती हूँ, ट्राई कर लेना खुद। 15-16 थ्योरम की स्टेटमेंट समझा देती हूँ, ईजी हैं थ्योरम्स, आप ट्राई कर लो एक बार। यू वी डब्ल्यू 3 वेक्टर स्पेसेस दी हुई हैं ओवर द सेम फील्ड एफ। T1 दिया हुआ है फ्रॉम U टू W, U टू V सॉरी, एंड T2 भी दिया हुआ है फ्रॉम U टू V, एंड S1 दिया हुआ है फ्रॉम V टू W, S2 भी दिया हुआ है फ्रॉम V टू W। ये 4 ट्रांसमिशन दी हुई हैं आपको, और आपको ये 3 पार्ट्स शो करने हैं, दैट S1 इज इक्वल S1 इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू S1 T1 प्लस S1 T2, एंड ऐसे ही 2 पार्ट्स और है। पढ़ लो, बहुत सिंपल प्रूफ है, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछ लेना। ऐसी प्रॉपर्टीज़ अगली हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स की, मतलब R इंटू जीरो ऑपरेटर, ये जीरो ऑपरेटर होता है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। तो R इंटू जीरो ऑपरेटर करो या जीरो ऑपरेटर इंटू R ऑपरेटर करो, आंसर में जीरो ऑपरेटर ही आएगा। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट को शो करना है, R इंटू आइडेंटिटी ऑपरेटर करो या आइडेंटिटी ऑपरेटर इंटू R करो, इज इक्वल टू R रहेगा। ऐसे ही आपके बाकी के पार्ट्स हैं, सिंपल से प्रूफ हैं, आपको पढ़ के पक्का समझ में आ जाएंगे। तो बस एक बार पढ़ लो, इफ़ एनी डाउट होगा तो डेफिनेटली आई विल क्लियर दैट। हम आगे करते हैं 166 पेज पर, डेफिनेशन नंबर 9 है लीनियर अलजेब्रा और अलजेब्रा। तो अगर आपके पास V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो उसको हम अलजेब्रा तब बुलाएंगे ओवर F अगर उस पर एक अनदर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का डिफाइन करें, अनदर कॉम्पोजिशन डिफाइन करें नोन एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। आपको याद है कि हम जब वेक्टर स्पेस पर जो 2 ऑपरेशन डिफाइन करते हैं उसमें से एक एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है, दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब हम वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं, मतलब हम विल मल्टीप्लाई वेक्टर्स आपस में, ठीक है ना। तो और 3 प्रॉपर्टीज़ उसके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, एडिशनल 3 प्रॉपर्टीज़, वो 10 तो होंगी ही होंगी, क्योंकि वेक्टर स्पेस बनने के लिए वो 10 तो करवानी ही है। उन 10 के अलावा ये 3 भी होनी चाहिए, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, मतलब एसोसिएटिविटी। ये दोनों बन गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, और ये बन गई आपकी एसोसिएटिव अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये स्केलर ले लिया ना, तो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वो एसोसिएटिव होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टीज़ अगर हो गई तो लीनियर अलजेब्रा जो आपका वो क्या कहते हैं वेक्टर स्पेस है, वो अलजेब्रा बन जाएगा या लीनियर अलजेब्रा बन जाएगा, ठीक है, ओवर द फील्ड एफ।
और अगर एडिशनल में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे आपका अलजेब्रा कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा है। और अगर वन के साथ सेटिस्फाई हो गया, अगर ऐसा वन एग्जिस्ट कर गया कि वन के साथ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, तो हम कहेंगे हमारे लीनियर अलजेब्रा के पास यूनिटी भी है, दैट इज लीनियर अलजेब्रा विद यूनिटी। ऐसे आपकी थ्योरम नंबर 17 है जिसमें वी वेक्टर स्पेस ली हुई है, एल वी वी द सेट ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स दिया हुआ है। आपको पता है लीनियर ऑपरेटर्स का सेट होता है ये, टी फ्रॉम वी टू वी, जितने भी लीनियर ऑपरेटर आएंगे वो इसमें जाएंगे और ये भी एक वेक्टर स्पेस बनेगा। पीछे पढ़ा तो है अभी हमने, ठीक है। इट इज़ एन अलजेब्रा विद यूनिटी, ये आपको दिया हुआ है कि ये अलजेब्रा है विद यूनिटी। प्रूव करना है आपको ये सारे पार्ट्स। तो आपने ये वेक्टर स्पेस तो शो करा ही हुआ है इसको, एल वी वी को, राइट? नहीं रुको रुको बेटा, इसमें आपको मैंने गलत पढ़ दिया, मैंने गलत बोल दिया। इसमें आपको ये नहीं प्रूव करना, ये पार्ट्स तो प्रूफ हैं। इसमें आपको प्रूव करना है कि ये लीनियर अलजेब्रा विद यूनिटी बनेगा। हाँ ये लिखा हुआ है कि ये प्रूफ करो कि ये लीनियर अलजेब्रा विद यूनिटी बनेगा। तो ये लीनियर अलजेब्रा विद यूनिटी बनाने के लिए वेक्टर स्पेस तो है ही, आपने पीछे पढ़ा ही है इसको, है ना। पीछे आपने एल वी डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस शो करा है, तो डब्ल्यू की जगह अगर हम वी ले लें तो एल वी वी भी वेक्टर स्पेस बनेगा। बची 3 एडिशनल प्रॉपर्टीज़ इसको अलजेब्रा शो करने के लिए, ये वाली 3 प्रॉपर्टीज़। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप बस शो कर दो। अभी इन्होंने कहा ये 3 प्रॉपर्टीज़ भी शो करने की ज़रूरत, मतलब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरम नंबर 16 में हमने ये सारे पार्ट्स अभी अभी रिसेंटली प्रूव किए हैं। जो मैंने कहा है ना थ्योरम नंबर 16 आप खुद कर लेना, इसमें 3 पार्ट्स आपने करे हैं। तो ये 3 पार्ट्स आप रिपीट कर दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा लीनियर अलजेब्रा। बट आपको इन्होंने कहा हुआ है कि प्रूव करो ये विद यूनिटी है, यूनिटी के साथ है। तो यूनिटी वाला पॉइंट भी आपको शो करना पड़ेगा कि इसमें वन एग्जिस्ट कर रहा है। वन की जगह यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि वन का मतलब इज आइडेंटिटी होता है ना नॉर्मली। वन इज नोटेशन जस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए वन नोटेशन है, वन इज़ नॉट ऑलवेज अ नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ वेक्टर स्पेस यू आर डीलिंग विद। यहाँ पर आपकी वेक्टर स्पेस क्योंकि ऑपरेटर्स के साथ डील कर रही है, मैप्स के साथ डील कर रही है, तो उसका जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा, उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगी वो भी एक ऑपरेटर ही होगा, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा। तो आई ले लिया बेटे आपने, सच दैट आर आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आई आर। तो ये सारे पॉइंट्स, 4 एडिशनल पॉइंट्स करने के बाद पहले वेक्टर स्पेस शो करोगे, फिर उसके बाद में मतलब वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज शो करोगे, उसके बाद ये 4 एडिशनल पॉइंट प्रूव कर दोगे, तो ये बन जाएगा अलजेब्रा विद यूनिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्टली यू नीड टू डू द थ्योरम नंबर 12 की क्रोलिटी, मतलब पहले थ्योरम नंबर 12, इनफैक्ट आप थ्योरम नंबर 12 को W को रिप्लेस कर देना V के साथ एडजस्टमेंट करके, थ्योरम नंबर 12 पूरी प्रूफ करना, उसके बाद थ्योरम नंबर 16 के ये वाले पार्ट्स कर देना, तो आपकी जाके पूरी थ्योरम प्रूफ होगी। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 10 में आपको T फ्रॉम V टू V एक लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है, V वेक्टर स्पेस दी हुई है ओवर द फील्ड F, देन T स्क्वायर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, T स्क्वायर V इज इक्वल टू T टी वी। ठीक है ना, ऐसे T क्यूब डिफाइन हो जाएगा T स्क्वायर इंटू T, टी एन डिफाइन हो जाएगा T n माइनस 1 इंटू T, T जीरो इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर इफ़ T इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर T जीरो बन गया तो जीरो की कोई भी पावर ले लो तो जीरो ही रहेगी ना। तो अगर ये जीरो नहीं है और इसकी पावर में जीरो आ गया तो वो किसकी इक्वल बनेगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, एंड T की पावर 1 इज इक्वल्स टू T बताइए हमें। थ्योरम नंबर 18 में T फ्रॉम V टू V इज अ लीनियर ऑपरेटर, देन प्रूव दैट Tn इज ऑल्सो अ लीनियर ऑपरेटर फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब जितनी मर्जी पावर ले जाओ, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले जाओ पावर में, वो स्टिल एक लीनियर ऑपरेटर ही रहेगा। वी शेल प्रूव इट बाय इंडक्शन ऑन n, हम इसको इंडक्शन लगा के प्रूव करेंगे। इंडक्शन के लिए हमें 3 स्टेप्स में प्रूव करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में हम n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट शो करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम एज्यूम करेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू p, एंड स्टेप नंबर 3 में हम प्रूव करेंगे दैट रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू p प्लस 1। तो हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए Tn इज इक्वल टू t में n को 1 पुट कर दीजिए, n को 1 पुट किया तो Tn इज इक्वल टू t आ गया ना, तो T इज अ लीनियर ऑपरेटर, हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू p के लिए एज्यूम कर लो कि रिजल्ट ट्रू है, दैट इज t की पावर p इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन v। स्टेप नंबर 3 में t की पावर p प्लस 1 को लीनियर ऑपरेटर शो करेंगे, दैट इज t की पावर p प्लस 1 इज इक्वल टू t p इंटू t। अब थ्योरम नंबर 14 लगाओ, टी पी इंटू टी, क्योंकि ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है, ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है, ये स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंगली है, ये गिवन के अकॉर्डिंगली है। तो थ्योरम नंबर 14 में आपने शो किया था ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर ऑपरेटर्स इज लीनियर ऑपरेटर, सो हेंस इन दोनों का प्रोडक्ट भी लीनियर ऑपरेटर होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ये है।
तो रिजल्ट ट्रू हो गया p+1 के लिए भी, तो बाय इंडक्शन यू कैन से द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, हैंस t की पावर n इज ऑलवेज अ लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद नोट है, नोट 1 में t की पावर m इंटू टी की पावर n इज इक्वल टू टी की पावर m प्लस n होता है, tmn इज इक्वल टू tmn फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉलिनोमियल लीनियर ट्रांसमिशन इन t ओवर f इज रिटन एज, अब एक अनदर टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन हम पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल लीनियर ट्रांसमिशन। ठीक है, ये किस तरह की होती है, pt, मान लो आपको ये पॉलिनोमियल दी हुई है स्मॉल pt, किस तरह की दी हुई है, अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1t अल्फा 2t स्क्वायर अल्फा एन टी एन, एक पॉलिनोमियल दी हुई है रियल वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, तो आपका जो ऑपरेटर होगा, जो लीनियर ट्रांसमिशन होगी जो पॉलिनोमियल वाली, वो किस तरह की होगी, स्मॉल t की जगह कैपिटल T आ जाएगा। ठीक है, वो बन जाएगा अल्फा 1, अब यहाँ पर तो स्मॉल t है ही नहीं ना, तो यहाँ पर 1 लगा हुआ है साथ में, अल्फा 1 इंटू 1, तो ऑपरेटर में जाके वो 1i बन जाएगा, अल्फा 1 इंटू टी अल्फा 2 इंटू टी स्क्वायर अल्फा एन टी एन। ठीक है, ये बन गया आपका पॉलिनोमियल लीनियर ट्रांसमिशन, मतलब आपका लीनियर ट्रांसमिशन जो पॉलिनोमियल से बन रहा है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपको t फ्रॉम r³ टू r² डिफाइन किया हुआ है, t ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस, आपको प्रूव करना है दैट t² माइनस आई t माइनस 3i इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी, आप एक्स वाई जेड साथ में लगाइए, r³ टू r² है ना ये, तो जो आपका t माइनस 3i है वो भी फ्रॉम r² टू r³ होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बी फ्रॉम r² ओनली। तो एक्स वाई जेड लगाया पूरे के साथ, पहले अंदर वाले के साथ लगा दो इसके साथ, इसको सॉल्व करने के लिए t ऑफ एक्स वाई जेड माइनस 3i एक्स वाई जेड। ठीक है, t ऑफ एक्स वाई जेड माइनस 3i ऑफ एक्स वाई जेड, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। t ऑफ एक्स वाई जेड ये क्वेश्चन से पुट कर दिया, 3x, x माइनस वाई, 2x प्लस वाई प्लस जेड, आई ऑफ एक्स वाई जेड इज नथिंग बट एक्स वाई जेड, माइनस 3 साथ में मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 3x माइनस 3x, पहला कॉम्पोनेंट 0 बन जाएगा, दूसरा कॉम्पोनेंट बनेगा x माइनस वाई, लिखा हुआ है इन्होंने, माइनस 3y, फिर लास्ट कॉम्पोनेंट बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3z, जो कि है ये बन गया 0। इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा x माइनस 4y, और ये बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड नहीं माइनस 2z। अभी ये लगाना बाकी है, t² माइनस आई लगाना बाकी है। तो इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखने के लिए इसको नया नाम दे दिया, इसको l नाम दे दिया, इसको m नाम दे दिया, इसको n नाम दे दिया, LMN। तो अब ये t² ऑफ LMN माइनस आई ऑफ LMN। ठीक है, t² मतलब t इंटू टी LMN माइनस आई ऑफ LMN, इतना आ गया, t ऑफ LMN ये सॉल्व कर रहा, ये जिसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, ये बन जाएगा 3l l माइनस m 2l प्लस m प्लस n, इतना बन गया, ये एज इट इज आ गया। दोबारा t लगाया, अब दोबारा जब इस पे t लगाओगे, ये अब आपका x है। ठीक है, तो पहले जगह पर 3 इंटू एक्स लिखना है ना, सो आप लिखेंगे 3 इंटू 3l, फिर दूसरी जगह पर लिखना है x माइनस वाई, तो x क्या है आपका 3l है, माइनस y क्या है l माइनस m, तो x माइनस वाई। तीसरी जगह पर आपको लिखना है 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो 2 इंटू एक्स आपका 3l है ना, प्लस y है आपका l माइनस m प्लस z है आपका ये सारा। ठीक है, तो ये बेटा आपका आ गया, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। l और mn की वैल्यू ऑब्वियसली पुट करके उसको x y z में फाइनली कन्वर्ट करोगे आप, तो जब आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद l mn की वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में T1 एंड T2 दो ऑपरेटर दिए हुए हैं आपको, ऑपरेटर नहीं सॉरी ट्रांसफॉर्मेशंस दी हुई हैं फ्रॉम r³ टू r², T1 भी डिफाइन करी हुई है, T2 भी डिफाइन करी हुई है, आपको कंप्यूट करना है T1 प्लस T2, 5T1 4T1 माइनस 5T2, T1 इंटू T2 एंड T2 इंटू T1। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रही हूँ, ये आप खुद ट्राई कर लो, आप इनफैक्ट अगला वाला भी खुद ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगले वाले में भी यही काम करना है, आपको T डिफाइन करा हुआ है, S डिफाइन करा हुआ है, आपको फाइंड करना है S इंटू टी एंड T इंटू S। ठीक है ना, S इंटू टी एंड T इंटू S, और आपको बताना है इज़ द प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव, मतलब क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो पहले आप देखो कि डिफाइंड भी है कि नहीं है। TS कब डिफाइंड होगा, जब रेंज ऑफ S कंटेन्ड हो डोमेन ऑफ T में। यहाँ रेंज ऑफ S R³ है और डोमेन क्या है उसकी, रेंज R³ है ना,
और उसकी डोमेन क्या है, वो भी आर क्यूब है। इक्वली हो गए, हैंस डिफाइंड हो जाएगा। डिफाइंड हो गया तो आप टी एस निकाल सकते हैं, टी एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एस एक्स वाई। एस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो। अब इस पर टी लगाना है। टी लगाने के लिए सबसे पहले आगे आएगा x माइनस 3y माइनस 2z। तो x क्या है, x की जगह 2x है, माइनस 3y माइनस 3 ऑफ ये आपका y है, माइनस 2z माइनस 2 ऑफ z आपका ये है। तो ये लिखना है आपने, ठीक है, x माइनस 3y माइनस 2z। ऐसे ही आप दूसरा कॉम्पोनेंट निकाल लो। तो ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका निकल गया ts। अब आप निकालेंगे st। तो देखेंगे st डिफाइंड है कि नहीं है। अब st डिफाइंड है कि नहीं है देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसकी रेंज। इसकी रेंज जो है वो आगे वाले की डोमेन में कंटेंट होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर रेंज ऑफ t r स्क्वायर है, वो इसकी डोमेन के इक्वल है, हैंस st भी डिफाइंड है और st भी आप इसी तरह से निकाल लोगे। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल्स मैं अगली वीडियो में करवाती हूँ।